हाय गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने एक पोल डाला था कि आप में से कितने बच्चों को सीबीटी मोड से दिक्कत है और 47% बच्चों ने ये बोला था कि दीदी हम पहली बार सीबीटी मोड पेपर दे रहे हैं और 42% ने ये बोला था कि हम हैं जो कंफर्टेबल हैं। तो दोनों ही बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। जिनको दिक्कत है सीबीटी मोड में, आने वाली 5 मिनट के अंदर आपका सारा डर जो है एग्जाम डे का सीबीटी मोड से जो भी डर है वो सारा निकल जाएगा। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी बहुत अच्छे से। और जिन बच्चों को बहुत अच्छे से आता है सीबीटी मोड में देना, उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि उनको मैं लास्ट में कुछ बोनस टिप्स देने वाली हूँ सभी बच्चों के लिए कि आपको अब लास्ट के 5 डेज में कहाँ से चीज़ें करनी है। मैंने बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं मुझे यूट्यूब पे जो आपको एक लेक्चर में पूरा केमिस्ट्री करा देंगे, बहुत अच्छे से फिजिक्स करा देंगे और सबसे बड़ी बात है वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। तो मैं सब कुछ बताऊंगी, वीडियो में एंड तक देखना और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे भी पता है आप लोगों का पेपर है। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले देखो, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो सबको पता है कि आप लोगों का एक तो सबसे बड़ी बात सेंटर दूर आया है और ये बात मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा दूर दूर सेंटर्स आए हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते हैं इस चीज़ में। बस यही है कि आप क्वेरी रेज कर सकते हो और अपनी पहले से ही टिकट बुक कर लो, पहले ही है ना प्लानिंग कर लो कि आपको एक दिन पहले वहाँ पे जाना है। ठीक है, आप सबसे पहले जब आप सेंटर पे जाओगे तो आपके वहाँ पे सारी चेकिंग्स होगी जिसमें आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। साथ साथ में आपको एक पेन लेके जाना, एक वाटर बोतल लेके जाना। वैसे क्या होता है ना कि एक पेन और रफ पेपर जो भी है वो वहीं देते हैं, मतलब मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि मुझे वहीं मिला था और हमेशा ऐसा होता है। लेकिन मान के चलो कि ऐसा सेंटर तुम्हें मिल गया जहाँ पे नहीं मिलता है पेन, वाटर बोतल नहीं मिलती है, तो फिर तुम बाद में पैनिक करोगे। तो इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ सभी बच्चों से कि आपको लेके जाना है, अपना पेन लेके जाना है, अपनी वाटर बोतल लेके जानी है और एक रफ पेपर भी लेके जाना है। अगर वो लोग बोलते हैं ये चीज़ कि वो अंदर देंगे, तब तो आप बाहर ही अपने पेरेंट्स को दे देना, नहीं तो फिर अंदर लेके जाना। ठीक है, अब जब आपकी सब चेकिंग वेकिंग हो जाएगी, आप अंदर से ले जाओगे। अंदर जाने के बाद में आपको एक कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाएगा। अब जो बच्चे ने स्टार्टिंग से कभी कंप्यूटर यूज़ ही नहीं करा है तो उसको बहुत दिक्कत आने वाली है और मैं ये बात समझती हूँ, इसलिए मैं ये सीबीटी मोड का बता रही हूँ तुम्हें। अब देखो, जब तुम पेपर देने बैठोगे ना तो तुम्हारे पास में एक माउस होगा, आगे स्क्रीन होगी और कीबोर्ड होगा। अब और एक स्लाइड खुल रही होगी पूरी और उसमें यूज़र नेम पासवर्ड होगा। अब वो मैं चीज़ बताऊंगी आपको। सबसे पहले माउस की चीज़ देख लो क्योंकि सारा गेम माउस का ही है। उसके अलावा मैं फिर पूरा डेमो करके दिखाऊंगी कि पेपर एक्चुअल में होगा कैसा, पूरा डेमो बताऊंगी आपको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो ये माउस होगा ना आपके पास में, उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। देखो, जैसे ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है और ये होता है जो कर्सर होता है, मतलब स्क्रॉल करने के लिए होता है। तो जो ये लेफ्ट साइड है ना, इसी को आपको क्लिक करना है। इसी से आपके आंसर्स क्लिक होंगे, मतलब आप लेफ्ट साइड पे जब दबाओगे उसकी टाइम पे आपका ऑप्शन टिक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो स्क्रॉल होता है वो ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए होता है कि जब हम जैसे ये मैं ऐसे ऊपर नीचे कर पा रही हूँ। ठीक है, तो जो ये काम है ना ऊपर नीचे करने का, वो काम होता है इसका। ठीक है, ये जो ये आपको गोल गोल सा दिख रहा है इसका। अब मैं आपको पूरा डेमो करके दिखाती हूँ कि पेपर एक्चुअल में कैसा होगा। मैंने एनटीए की साइट से एक आपके लिए डेमो पेपर निकाल लिया है। देखो, जब आप वहाँ पे बैठे होंगे ना तो आपको एकदम ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे, मतलब आपको खुद से टाइप करने पड़ेंगे। अब ये जो यूज़र नेम पासवर्ड है ये आपको वहीं जाके पता चल जाएंगे, इसमें कोई भी नहीं लगाना है आपको कि क्या होगा हमें पता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम, कैंडिडेट नेम, सब्जेक्ट नेम, ये सब कुछ लिखा होगा, पेपर का नेम, सब कुछ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें ये देखो कि यहाँ पे देखो जैसे हिंदी और इंग्लिश का सिस्टम होता है वैसे ही वहाँ पे भी होगा कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है ना कि हिंदी में होगा पेपर, इंग्लिश में होगा पेपर। तो उसके लिए है आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, कोई सी भी लैंग्वेज आप इसमें चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लॉगिन पे जाते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे पास में ये वाला इंटरफेस आएगा और ये इंटरफेस मतलब ऐसा नहीं है कि एनटीए का पेपर है तो जो एम्स वाले बच्चे हैं सबके लिए सेम इंटरफेस आएगा। वो पेपर मैं ला नहीं सकती ओरिजिनल में, तो इसलिए मैं ये वाला लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। सेम इंटरफेस आएगा, ये कलर कोडिंग की 1 2 3 4 5 जैसे इसमें है वैसे ही आपके वहाँ पे लिखे होंगे इंस्ट्रक्शंस, और आपको ये इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला जो थर्ड वाला इंस्ट्रक्शन है ना, इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा कलर कोडिंग है जो किसको सिंप्लीफाई कर रहा है। लाइक व्हाइट का मतलब होता है कि आपने उस क्वेश्चन को एक बार भी नहीं देखा है, ग्रीन का मतलब होता है कि आपने उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, और ये जो वायलेट कलर है इसका मतलब है कि आपने उसे आंसर
नहीं करा, ग्रीन डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपने आंसर भी कर दिया और आपने उसे रिव्यू के लिए छोड़ रखा है। तो मतलब ये आपको इंस्ट्रक्शंस एक बार अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अब हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, अब हम प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड कर देंगे हमारा पेपर आ जाएगा। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है, इसमें लैंग्वेज आपके में सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाएगी। जैसे वो आगे से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आप हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, एग्जाम नेम और सब्जेक्ट क्या है, सब कुछ लिखा होगा। और सबसे बड़ी बात, जो ड्यूरेशन है, जो रिमेनिंग ड्यूरेशन है वो लिखी होती है। ये उतना ड्यूरेशन नहीं होता कि अभी कितना टाइम हो रहा है, ये जो हमेशा ड्यूरेशन लिखी हुई होती है वो ड्यूरेशन होती है जो कि अब बची हुई है आपके पेपर के लिए। अब आप सबसे पहले क्वेश्चंस को देखोगे तो इसमें देखो जो इंस्ट्रक्शंस में हमने पढ़े थे वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे भी लिखे हुए होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, कि आपने अभी 89 क्वेश्चंस को विजिट नहीं किया है, आपने अभी इसको आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन है तो अभी फर्स्ट खुल रहा है इसलिए फर्स्ट वाला रेड पे आ रहा है कि अभी आपने आंसर नहीं किया है, और आपने आंसर 0 कर दिए हैं, मार्क्ड फॉर रिव्यू वायलेट कलर में, और ये वाले जो आंसर भी कर दिए हैं और मार्क्ड फॉर रिव्यू है। अब इसमें पता है एक चीज़ है, जैसे आप कोई क्वेश्चन को आंसर कर देते हो, ठीक है, लेकिन उसको सेव और नेक्स्ट नहीं करते, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू में आता है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, रुको। सबसे पहले जैसे मैंने ये 2 है, ठीक है, इसको कुछ भी ऑप्शन मैंने कर दिया और मैंने इसे सबमिट सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो अब आंसर आ गया, देख लो फर्स्ट वाले को मैंने आंसर कर दिया है। जैसे मैं थर्ड वाला करती हूँ तो अब सेव एंड नेक्स्ट, तो ये आ गया, मैंने 2 क्वेश्चन आंसर कर दिए। अब मुझे क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसका आंसर ए होगा कि बी होगा, मुझे नहीं पता, तो मैंने पहले 2 करा, ठीक है, और फिर उसके बाद में मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया नेक्स्ट। तो अब ये वाला क्वेश्चन हो गया मार्क फॉर रिव्यू के, मतलब अगर इस क्वेश्चन को मैं अब सेव नहीं करती हूँ दोबारा तो ये क्वेश्चन गिना नहीं जाएगा आंसर में, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को बी कर दिया, मान लो 4th क्वेश्चन है, इसको मैंने बी कर दिया और फिर मैं बोलती हूँ सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब ये, तो अब ये क्वेश्चन पे ग्रीन डॉट आ गया। इसका मतलब है कि अगर मैं पेपर में मेरे पास टाइम कम बचता है, ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देखती भी नहीं हूँ तो भी इस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर दिया है वो क्वेश्चन माना जाएगा। अब चाहे वो क्वेश्चन आंसर गलत भी हो सकता है, वो आंसर सही भी हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन के नंबर कैलकुलेट होंगे। लेकिन जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैंने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू पे करा था, मैंने सेव नहीं करा था, तो इस क्वेश्चन के नंबर कैलकुलेट नहीं होंगे अगर आपने इसको सेव नहीं करा तो। अब जैसे मैं मान लो 5th क्वेश्चन कर रही हूँ तो इसमें मैंने ये 3 दबाया और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा है ना जो आंसर सेकंड होना चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लियर कर सकती हूँ और फिर दोबारा 2 दबा सकती हूँ, फिर उसके बाद में सेव और नेक्स्ट कर सकती हूँ, सेव और रिव्यू कर सकती हूँ ये। तो अब आपको क्या होगा ना, जैसे आपने मान लो 30 क्वेश्चंस कर लिए, अब 30 क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी के हो गए, फिर ऐसे ही है जो 30 क्वेश्चन आपके है जो फिजिक्स के हो जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के हो गए। तो इससे आपको है ना ऐसे एक बार मार्क कर लेना वहाँ पे जाके, ताकि आपको ऐसे पता रहे कि हाँ 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। और आप ऐसा नहीं है कि आप बायो स्टार्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले बायो ही करोगे, उसके बाद केमिस्ट्री करोगे, उसके बाद फिजिक्स। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, अपने मन में है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर ऐसा है आपको कि मुझे फिजिक्स स्टार्टिंग में नहीं करनी है तो आप सबसे पहले बायोलॉजी कर लो, सेम बात है। क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि बायोलॉजी है कि केमिस्ट्री है, वहाँ से करो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेपर तभी सबमिट होगा जब टाइम है, उससे पहले सबमिट नहीं होगा, ठीक है। जब आपका टाइम हो जाएगा, जब अपने आप सबमिट पे दबाना, आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। अगर आपके पास में टाइम कम बचता है और आप सबमिट नहीं कर पाए तो भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आप सबमिट नहीं कर पाए तो भी पेपर अपने आप सबमिट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यार मैंने सबमिट नहीं करा तो क्या मेरा पेपर सबमिट होगा कि नहीं, अपने आप पेपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब आई थिंक मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं जो भी सीबीटी मोड के थे। सेव एंड नेक्स्ट पे आप कर सकते हो आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और रिव्यू वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखना। आप ज़्यादातर आई थिंक अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन पे आपको देखना है, रिव्यू करना है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू दबाना, क्योंकि मान के चलो आपके पास में लास्ट में टाइम नहीं बचता है तो एटलीस्ट आपने जो आंसर किया है वो तो आपका रहेगा। अगर मार्क फॉर रिव्यू दबाओगे सिर्फ तो वो क्वेश्चन मार्क्स है ना जो कैलकुलेट ही नहीं होंगे, वो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे आप पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आए हो और फिर आप मन में सोच रहे होंगे कि मेरे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मत करना। अब आपके पेपर के 4-5 दिन रह गए हैं, जितना हो सके मॉक टेस्ट दो, नेगेटिव मत करना यार, क्योंकि नेगेटिव करोगे ना तो फिर जो मेहनत आपने, जो सही क्वेश्चन भी है ना आपके, वो भी आपके उसकी वजह से कम हो जाएंगे और फिर आपके बेवजह मार्क्स कम आएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए कोशिश करना जो क्वेश्चन आए बस वही करना, तुक्का मत लगाना। लास्ट में जब पेपर हो जाएगा तो सबमिट दबाना है आपको, ठीक है। सबमिट करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा
जिसमें ये दिखाया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं, कितने क्वेश्चंस छोड़े हैं, कितने रिव्यू पे डालने हैं। और फिर आप अगर पहले कोई क्वेश्चन को रिव्यू पे डाल देते हो और ऐसा सेव और मार्क फॉर रिव्यू नहीं करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू में वो क्वेश्चंस आएंगे और फिर बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या करूँ, अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार अगर सबमिट हो गया तो पेपर दोबारा पीछे नहीं जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने आंसर किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने गए, ताकि जब आप पेपर से बाहर आओ तो आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स जो बोनस टिप मैं आपको बता रही थी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ टीचर्स देखे हैं, मतलब टीचर्स तो बहुत अच्छे वो टीचर्स हैं, एक बार आप उनको देखना, अगर आपको सही लगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आई एम सजेस्टिंग यू ओनली, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है तो आप वहाँ से पढ़ो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टीचर हैं सागर सर, तो इन्होंने क्या है ना, केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, तीनों ही सब्जेक्ट्स में वन शॉट्स कंप्लीट करा रखे हैं। और जो ये वन शॉट है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब अब देखो मैं ना कॉपीराइट की वजह से मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन एक बार आप जाके देखना, सर्च करना वन शॉट ऑफ इनऑर्गेनिक, वन शॉट ऑफ ऑर्गेनिक बाय सागर सर। आप एक बार इनके लेक्चर्स देखना, इनकी ऑर्गेनिक इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है। मतलब आई थिंक कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप पूरा बैच में एक चीज़ पढ़ते हो, वो सारा कंटेंट इनके 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीटेड है। थोड़ा लेक्चर बड़ा है, 8-8 10-10 घंटे के लेक्चर्स हैं इनके। तो आप क्या कर सकते हो, 1-1 2-2 घंटे के लेक्चर देख के और फिर अपना पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद में लेक्चर्स देख के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो, एक बार देखना, केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं है मुझे कोई ने बोला है, बस मुझे मिल गए थे ये टीचर, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार बता देना चाहिए, आपका भी लास्ट टाइम में पेपर का। तो आई एम थिंकिंग कि बस मैं जितना हो सके आपकी हेल्प करूँ। उसके बाद में बायो के लिए आई एम सजेस्टिंग आपको बायो में सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। जितना हो सके एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन बायो के लिए इतना नहीं है। बायो में जितना हो सके खुद से एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स में नर्सिंग टू नॉर्सेट में दीप्ति मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है फिजिक्स, मतलब काफ़ी अच्छा फिजिक्स उनका है। उसके अलावा अगर आपको ऐसा है कि और हम उनका समझ में नहीं आ रहा है, मान लो आपको, और हम फिजिक्स कहाँ से करें, तो एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे जो फिजिक्स की मैराथन मैंने देखी थी 6 दिन पहले, शायद उनकी मैराथन डाली है उन्होंने अभी। तो मतलब मैंने एक बार उनका लेक्चर देखा था, तो मुझे वो लेक्चर भी ठीक लगा था, ठीक है। तो आप फिजिक्स में नर्सिंग टू नॉर्सेट से भी कर सकते हो और एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसा है तो आप पीडब्ल्यू के इतने सारे लेक्चर्स हैं, पीडब्ल्यू के कोई भी लेक्चर्स देखो आप, नीट रिलेटेड है तो भी सिलेबस तो सेम ही है, आप पढ़ सकते हो आराम से वहाँ से। लाइट चली गई है पर कोई बात नहीं, बस मैं ये बोल रही हूँ कि पैनिक नहीं करना है। मार्क्स कम आ रहे हैं तो रीज़न देखो कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, आपको रिवीजन पे फोकस करना है, रिजल्ट्स की तरफ मत देखो, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। 4-5 दिन है, बहुत अच्छे से निकालो इनको, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है आपको इन दिनों में। तो पैनिक नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा सोच लिया तो आप अभी से नहीं पढ़ पाओगे, फिर पेपर में तो क्या ही करके आओगे। इसलिए शांत मन से पढ़ते रहो एंड ऑल द बेस्ट, बाय।